मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स में कुछ आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, और उसमें हम लोगों ने दो केसेस भी देखे थे। अब हम लोग कुछ आगे के केस की बात करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ शेयर इन अमलगमेटेड कंपनी। सर, जो अमलगमेटेड कंपनियां होती हैं, यानी जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, तो उनके शेयर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेन कंपनी अकॉर्डिंग टू पॉइंट एक्स above will be cost to the transferring कंपनी। जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी। ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या किया? एक्वायर कर लिया, या बी ने ए को एक्वायर कर लिया। यानी जब इन दो कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, कंपनी ए और कंपनी बी, और एक नई कंपनी बन गई कंपनी सी, तो इसके जो शेयर होंगे उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस कंपनी नई कंपनी के लिए वही होगा जो ट्रांसफरिंग कंपनी की कॉस्ट था। ट्रांसफरिंग कंपनी कौन? यानी पुरानी कंपनी। हो सकता है ए की लागत 10 रुपए पर शेयर हो, बी की लागत 15 रुपए पर शेयर हो। यानी जो नई कंपनी हमारी अमलगमेटेड होके बनी, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुरानी कंपनियों की लागत ही होगी। अच्छा सर, और सर क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, बोनस यूं ही दिए जाते हैं। तो जब बोनस शेयर आपने यूं ही दे दिए, उसके बदले में आपने कुछ पे नहीं किया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सर? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होगी। आइए देखते हैं। इफ एन एसएससी रिसीव्ड एनी बोनस शेयर, यदि कोई एसएससी किसी भी तरीके का बोनस शेयर रिसीव करता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर विल बी जीरो और नील। इफ बोनस शेयर आर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले बोनस शेयर एक्वायर किए, देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। फिर से समझो, अगर कोई करदाता बोनस शेयर प्राप्त करता है, तो उसके लिए बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, जीरो होगी, क्योंकि उसके बदले में कोई भी उसने पैसा नहीं चुकाया। पर अगर यही बोनस शेयर उसने 1 अप्रैल 2001 से पहले के प्राप्त किए हैं, तो हमारा इनकम टैक्स एक एहतियात देता है, एक रियायत देता है कि अगर आपने 2001 से पहले बोनस शेयर प्राप्त किए हैं, तो 1 अप्रैल 2001 को उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू हो, उसका उचित बाजार मूल्य हो, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्टेड, बदलना, इनटू शेयर एंड डिवेंचर ऑफ सम कंपनी। अगर कोई बॉन्ड, कोई डिवेंचर या कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपके पास हैं, और आप उनको किसी शेयर या डिवेंचर में बदल रहे हो, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आइए देखते हैं। इन सच केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल रिमेन सेम, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर कन्वर्जन। अगर आपने कोई डिवेंचर, कोई बॉन्ड्स या कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कराया है शेयर या डिवेंचर में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए वही होगी जो कन्वर्जन से पहले आपने उनके लिए चुकाई थी। मतलब अगर आपने बॉन्ड्स खरीदा और उसको शेयर में कन्वर्ट करा दिया, जब शेयर में कन्वर्ट हो गए तो आपने कहा हम नहीं शेयर अपने बेचेंगे, तो आपने शेयर बेचने चले, तो आपने जो शेयर बेचने के लिए तैयार किए,
उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे सर? उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन बॉन्ड का जिनको पहले आपने कन्वर्ट कराया था उसका लागत मूल्य मांगेंगे। बात समझ में आ गई? उन बॉन्ड्स का जिनको आपने शेयर में कन्वर्ट कराया ना, उन बॉन्ड्स को खरीदने की जो लागत होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आओ नेक्स्ट चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ असेट परचेज बिफोर 1 अप्रैल 1981। 1 अप्रैल 1981 से पहले अगर कोई एसेट आपने परचेज की है तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आओ देखते हैं। if any if an SSC has purchased or acquired any asset before 1st April 1981, then following cost at the opinion of the SSC may be determined as the cost of acquisition। नीचे की कुछ लागतें उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान दी जाएगी। क्या? आपने पहले तो ये देखो संपत्ति कौन सी खरीदी है। अच्छा सर। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? इन दोनों में जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान दी जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर। सबसे पहले बच्चों ये बताओ राइट शेयर क्या होते हैं? सर राइट शेयर होते हैं? नहीं बच्चों, डेफिनेशन बताओ। जब कोई कंपनी आपको एक स्पेशल अधिकार दे दे कि आप उनके शेयर एक निश्चित प्राइस से कम में खरीद सकते हो, यानी वो पूरी दुनिया के लिए मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है, आपको एक अधिकार दे दिया कि आप उन शेयर को 2 रुपए में खरीद सकते हो, तो ऐसे शेयर्स को राइट शेयर या अधिकार अंश कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कुछ अधिकार अंश है, कुछ राइट शेयर हैं, तो आपके लिए उनकी लागत क्या होगी? दुनिया के लिए तो वो अलग रेट पे होंगे, पर क्योंकि आपके पास राइट है उस शेयर को खरीदने का, आपके पास अधिकार है, तो आपके पास उसके रेट भी अलग होंगे। द अमाउंट पेड बाय एसएससी टू एक्वायर द राइट शेयर विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपकी वह लागत जिन पर आपने उन राइट शेयर को प्राप्त किया है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब निल होगी जब आपने किसी और के अधिकार का फायदा उठाया हो। अधिकार किसी और का था शेयर खरीदने का, आपने उससे परचेज कर लिए, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन will be nil if SSC has transferred his right to purchase such right share to another person। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। बच्चों ये सारी संपत्तियां गुडविल, ट्रेडमार्क और ब्रांड ये इंटेंजिबल एसेट हैं ये भी कैपिटल एसेट पर इंटेंजिबल हैं, यानी अमूर्त संपत्ति हैं, जिनको ना ही देखा जाता है ना ही छुआ जा सकता है, पर होती तो ये भी एसेट है। आपकी गुडविल है तो ये भी एसेट, तो इसको भी बेचने पर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, पर इस एसेट को बनाने के लिए भी आपने कुछ कॉस्ट पे की होगी या आपने इसको कहीं से खरीदा होगा। तो आइए देखते हैं दोनों ही सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे। इफ एसएससी हैज परचेज सच एसेट देन परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने ये संपत्ति किसी से खरीदी है तो इसकी जो लागत होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, लागत यानी क्रय मूल्य। पर अगर इन एसेट को आपने खुद बनाया है, यानी ये आपके द्वारा बनाई गई हैं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी। इफ एनी अदर सिचुएशन देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी।
अच्छा, और देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट यानी हिरासित संपत्ति, जिस पर आपने हिरास लगाया हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? पिछले वर्ष की राइट डाउन वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? पिछले वर्ष की राइट डाउन वैल्यू। राइट डाउन वैल्यू क्या होती है? जिसमें से आपने डेप्रिसिएशन घटाया हो। बात समझ में आ गई? या जिसमें से आपको इस साल डेप्रिसिएशन घटाना था पर आपने उसको बेच दिया, तो आपका वो राइट डाउन वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए कि वो उनके यहाँ काम करते रहे, दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो कर्मचारी उन स्वेट इक्विटी शेयर को बेचता है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of such share according to the income tax act. Fair market value is considered the base of computing fringe benefit tax. इसको हटा दीजिए। बच्चों, आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपके पास स्वेट इक्विटी शेयर हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। आपके हाथ में जो शेयर है उनका उचित बाजार मूल्य क्या है, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ केसेस। ठीक है, चलिए आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।